हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं फरवरी मंथ के ऑफ नेशनल अफेयर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक बटन को दबा दें, इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो जो पहली न्यूज़ है वो है कि इंडिया अब नेपाल में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला है। ठीक है, इंडिया की कंपनी है एक SJVN जिसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम। ये नेपाल में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। किस रिवर पे बनेगी वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है अरुण रिवर पर। ठीक है, कि इंडिया की एक कंपनी का नाम है जो है SJVN और SJVN है आपका सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम आपकी नेपाल में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। और ये कहाँ पे डेवलप करेगी, रिवर का नाम पूछा जाए तो रिवर का नाम है अरुण। ऑलराइट, और जो कॉस्ट रहने वाली है वो अराउंड $860 मिलियन की होने वाली है। ऑलराइट, तो अगर इसके बारे में हम कुछ पढ़ें कि ड्यूरिंग द 46th मीटिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल IBN चेयर्ड बाय नेपाल प्राइम मिनिस्टर KP Sharma Oli was awarded with the contract for the construction of 679 megawatt lower Arun hydropower project to India's Satluj Jal Vidyut Nigam। ठीक है, तो लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड को दिया गया। द प्रोजेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड टू SJVN आफ्टर अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव बिडिंग। The lower Arun hydropower project will be constructed on the river Arun, situated in the Bhojpur district of eastern Nepal. It is being constructed under the build, own, operate and transfer, that is BOOT. I repeat, build, own, operate and transfer BOOT model and will cost around कितना $860 मिलियन के करीब। और अगर नेपाली रुपीस में देखा जाए तो 100 बिलियन इंडियन नेपाली रुपीस में ये बन के तैयार हो जाएगा। It will be capable of generating around 3,561 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। हर साल इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो डेवलप कर पाएगा। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का नेपाल में बनने वाला है इंडिया की कंपनी SJVN जो कि सतलुज जल विद्युत निगम को बना। और ये पहले एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रिवर पर बनाया जाएगा, ये आपकी अरुण रिवर पे बनाया जाएगा। ऑलराइट, तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, मार्क करके चलिएगा इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक EV ट्रांजिशन के बारे में। ट्रांजिशन मतलब अब जो हम देख रहे हैं कि पहले हमारी गाड़ी पेट्रोल पे चलती थी और अब डीजल पे चलती थी, फिर CNG का ज़माना आ गया, अब क्या है इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना आ रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक कार पे सब कुछ शिफ्ट होने के लिए तो कुछ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी लगेगी कि वैसा मॉडल डेवलप तैयार हो कि चार्जिंग पॉइंट्स बने हर जगह, ताकि लोगों को घर घर चार्ज ना करना पड़े। ठीक है, तो उसको फिर रिसर्च में भी बहुत पैसा लगता है। तो अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है नीति आयोग और RMI के द्वारा, जो कि है नीति आयोग के साथ मिलके RMI जो कि है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, इन्होंने मिलके एक रिपोर्ट जारी करी जिसके अनुसार 2030 तक इंडिया में हमें कम से कम 19.7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि ट्रांजिशन हो सके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मतलब उस मॉडल को शिफ्ट कर सके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को। जैसे कैसे अभी हमें पता है पेट्रोल पे चलती हैं तो पेट्रोल पंप से ताकि फ्यूल बढ़ सके, वहाँ पे फ्यूल डलवा सके हम अपनी गाड़ी में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर सकते हैं किया गया मॉडल, तो हम कहाँ से चार्ज कराएंगे? सबके घर में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछों के घर में पार्किंग का ऑप्शन नहीं होता, तो कैसे? तो हमें उसके लिए कुछ प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा। तो उस सारे सेटअप के लिए एक जो एस्टिमेटेड अमाउंट रखी गई वो थी 19.7 लाख करोड़ रुपए इंडिया को खर्च करना पड़ेगा। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किनके द्वारा आई? नीति आयोग एंड आपकी RMI इंस्टीट्यूट जो कि है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, और रिपोर्ट का नाम था मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर EVs इन इंडिया, अ टूल किट टू सॉल्यूशन टू मिटिगेट रिस्क एंड एड्रेस मार्केट बैरियर्स, जनवरी 2021। ये रिपोर्ट नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई। इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन बाय द ईयर 2020-2030 विल नीड अ कैपिटल ऑफ 19.7 lakh करोड़ रुपीज। दे विल बी यूटिलाइज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एंड बैटरीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। Immediate steps needed to be taken for India's EV transition are mobilization of capital and finance toward EV assets and infrastructure। Basically जो अभी हम एक गोल होता है ना हमारा अचीव करना, या फिर एक माइलस्टोन होता है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर सकें। ऑलराइट, फिर
Main purpose of the report is to provide landscape assessment, barrier assessment and solution identification for increasing EV जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन इन इंडिया. ऑलराइट, तो क्या रिपोर्ट किनके द्वारा आई आपकी? नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट आई. एंड कितना ही अमाउंट अगर देखा जाए बिलियंस में तो $266 बिलियन और रुपीस में देखा जाए तो 19.7 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे हम 2030 तक. ठीक है, चलिए अगला हम बात करेंगे कि इंडिया अब सेकंड मोस्ट रेजिलिएंट कंट्री बन गई है. इसका मतलब क्या हुआ? पहली आपकी जर्मनी, दूसरी इंडिया, तीसरी साउथ कोरिया. इसका मतलब ये है, अगर पहले हम देखते हैं रैंक देख लें, पूछी जाएगी कि इंडिया कौन सी रैंक पे आता है इन द मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी, तो वो आपके आता है सेकंड रैंक पे. फिर पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रैंक पे मोस्ट रेजिलिएंट कंट्री कौन सी है? वो है आपकी जर्मनी. तो पहली है जर्मनी, दूसरी है इंडिया एंड आपकी तीसरी है साउथ कोरिया. ऑलराइट, ठीक है. तो अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें, अकॉर्डिंग टू PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलायंस, India is set to emerge as the second most resilient economy in 2021 among top 10 leading economies, showcasing the strong recovery of Indian economy in the post-COVID-19 era. मतलब कि हमें पता लॉकडाउन में तो सभी कंट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था सभी कंट्रीज की इकोनॉमी पे. ठीक है, सभी की GDP कम होती गई थी. लेकिन ये क्या कह रहा है कि मोस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी मतलब अब उभर कर आ रही हैं. जो कंट्री की इकोनॉमी वापस अच्छे से उभर के आ रही है, तो इंडिया की अब सेकंड पोजीशन पे आई. फर्स्ट पे जर्मनी रहा, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे साउथ कोरिया. जर्मनी टुक द टॉप स्पॉट एंड साउथ कोरिया टुक द थर्ड स्पॉट. इंडिकेटर्स क्या रहे? इट इज बेस्ड ऑन 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज रियल GDP ग्रोथ रेट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट, करंट अकाउंट बैलेंस, जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग बोरोइंग, क्रॉस डेब्ट टू GDP रेशियो. ठीक है, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि इंडिया की रैंक क्या रही, फर्स्ट पे कौन रहा और थर्ड पे कौन था. फर्स्ट पे जर्मनी, सेकंड पे इंडिया एंड थर्ड पे साउथ कोरिया इन द मोस्ट रेजिलिएंट कंट्री. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एशियन इंडिया हैकेथॉन 2021 हुई है रिसेंटली. ठीक है, आई रिपीट, एशिया इंडिया हैकेथॉन हुई है रिसेंटली. ये किन के द्वारा की गई, इनॉग्रेट की गई? ये थी रमेश पोखरियाल निशंक जी. ये हमारे क्या हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं. इसकी 2 थीम रही थी, एक तो थी ब्लू इकोनॉमी, दूसरा एजुकेशन. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थीम रहने वाली हैं, तो मार्क करके जरूर चलिएगा. ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन, ये 2 थीम रहेंगी एशिया इंडिया हैकेथॉन 2021 की. एशियन इंडिया हैकेथॉन. ठीक है, इसकी जो थीम है, 2 थीम थी. पहली थीम ब्लू इकोनॉमी, दूसरी थीम क्या थी? एजुकेशन. ठीक है, एकदम रिवीजन चल रही है आपके इन टॉपिक्स को, पूरा डिटेल में ना जाके आपको टू द पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं ताकि आपको अच्छे से आप इनके नोट्स बना सकें एंड एक्स्ट्रा नॉलेज आप ना पढ़ें, टू द पॉइंट नॉलेज पढ़ें जो चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के. ठीक है, अगर इसके बारे में हम पढ़ें तो यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 2021 एशियन इंडिया हैकेथॉन. एशियन इंडिया हैकेथॉन 2021 इज लॉन्च्ड बाय एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, मतलब क्या था कि रमेश पोखरियाल निशंक ने इनके इनॉग्रल सेशन में, जैसे मैंने बताया कि इनॉग्रल सेशन में इनका पार्टिसिपेशन था रमेश पोखरियाल निशंक का. फिर ये लॉन्च किन के द्वारा की गई थी? ये की गई थी एशियन के द्वारा, ASEAN, जो कि होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर, और हमारे मिनिस्टर कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक. ठीक है, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में 10 एशियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन रहा. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम का, और इंडिया के साथ. फिर इसकी जो 2 थीम रहने वाली हैं वो है ब्लू इकोनॉमी एंड आपकी एजुकेशन. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मार्क करके चलिएगा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड 1000 एशियन PhD फेलोशिप्स एक्सक्लूसिवली फॉर एशियन सिटीजन्स. The National Education Policy 2020 of India will open opportunities for the whole world. This hackathon will be enactment of 6 fundamental virtues of our civilization: respect, dialogue, cooperation, peace, prosperity and innovation.
ठीक है, तो मतलब ये किस पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं, ताकि हम जो एशियन कंट्रीज हैं वो साथ मिलकर आगे बढ़ सके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इवन उनको 1000 एशियन पीएचडी फेलोशिप प्रोवाइड की गई, मतलब 1000 लोगों को एशियन कंट्री से अलग से पीएचडी प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, एजुकेशन को आगे और बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एक ग्लोबल स्केल पे इंडिया का नाम हो सके। ऑलराइट, तो ये था आपका एशियन इंडिया हैकाथॉन। 2 थीम रही थी, ब्लू इकोनॉमी एंड एजुकेशन। इनमें हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा भी इनॉग्रेल सेशन में पार्टिसिपेशन दिखा हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका द गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म पूछी भी जा सकती है कि SISFS भी बोला जाता है, जो कि है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, को अप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट में भी अगर डिटेल में पूछा जाए कि गवर्नमेंट की भी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अप्रूव किया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को पहले तो अप्रूवल मिल गया है किन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और जो ऑर्गेनाइजेशन रही है वो है DPIIT एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये अप्रूवल मिला। अब हम देखते हैं DPIIT क्या होता है। DPIIT है आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आई रिपीट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑलराइट, ये है आपका DPIIT एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को एक अप्रूवल मिल गया कि आप इसको दे दीजिए। एंड इसमें 945 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब लगाए जाएंगे ताकि और स्टार्टअप्स आगे बढ़ के आ सके। एंड स्टार्टअप्स को एक मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि लोग स्टार्टअप की तरफ भागें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोसेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज खुलें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स ओपन हो। तो ये क्या है, इंडिया के लिए मेक इन इंडिया के अंडर बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ गिवन द अप्रूवल फॉर सेटिंग अप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम विद अ कॉर्पस ऑफ 945 करोड़ रुपीज फॉर द पीरियड 2021 से 2025 तक। ठीक है, फिर The scheme will come into force from April 1, 2021 and DPIIT will be the implementing agency of the scheme. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये आपकी DPIIT है। DPIIT क्या होता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे। फिर द स्कीम विल प्रोवाइड फंड्स to start up for proof of concept, prototype development, product trials, market entry and commercialization. During the budget of 2020-2021, Union Finance Minister proposed the setting up of National Seed Fund for the development of startups and provide credit guarantee for the startups. मेन दिक्कत स्टार्टअप्स के साथ क्या होती है, अगर आपको बिजनेस आइडिया आता है तो मेन प्रॉब्लम होती है कि आप उसको फंड कैसे करें। एंड उसको फंडिंग करने के लिए ही ये एक इनिशिएटिव किया गया स्टार्ट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहने वाली है आपकी, वो है DPIIT, जो कि है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मार्क करके चलिएगा। आदि महोत्सव दिल्ली हाट में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया एंड ये क्या है आपका ट्राइबल फेस्टिवल। रिमेंबर, आदि महोत्सव ट्राइबल फेस्टिवल है, दिल्ली हाट में सेलिब्रेट किया गया था। ये इनॉग्रेट किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, आदि महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा ये सिंस 2017 से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। पहली बार 2017 में सेलिब्रेट किया था। आपका ये है क्या, ये आपका ट्राइबल फेस्टिवल है। ठीक है, अगर ट्राइबल फेस्टिवल है तो इसको इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का रहने वाला होगा, ट्राइब से रिलेटेड आपका आ जाता है कि इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड, TRIFED। ट्राइफेड क्या है आपका, ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये हो गई आपकी ट्राइफेड। ठीक है, फिर ये इस इनिशिएटिव किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड
ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव रहने वाला है। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है। 2017 से हम इसको पहली बार सेलिब्रेट किया था और 2017 से इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और इस साल हमने इसको कहाँ सेलिब्रेट किया? दिल्ली हाट में। ठीक है, तो ये है आपका आदि महोत्सव। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें तो वो है कि वाइस प्रेसिडेंट, हाँ ये क्वेश्चन भी कि ये पूछा जा सकता है कि आदि महोत्सव किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये आपका किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं कौन? वेंकैया नायडू जी द्वारा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली। द फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 से 15 फरवरी एंड विल शोकेस ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल क्राफ्ट, मतलब ट्राइब्स अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी मेडिसिन्स, उनका खान पीना, उनका रहना सहना, उनका कपड़े क्या पहनते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ठीक है, एंड शेफ्स फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज ऑफ द 20 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्रीज में जितनी भी ट्राइब्स हैं उसमें से मतलब मेन 20 कंट्री स्टेट की ट्राइब्स को यहाँ पे उनका रहना, खाना पीना, सहना, कपड़े कैसे पहनते हैं वो, अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो क्या क्या, कौन सी ट्राइब क्या मेडिसिन प्रेफर करती है, किस ट्राइब का क्या खाना है, वो सब यहाँ पे देखा जाएगा। द फेस्टिवल इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड का। बैकग्राउंड देखें तो ये आदि महोत्सव हम 2017 में पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे लगातार हर साल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फेस्टिवल इज टू फैमिलराइज पीपल विद द रिच एंड डाइवर्स क्राफ्ट कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब उनके कल्चर से हम एक जागरूक हो सके, पूरी दुनिया का लोगों को पता लग सके कि ये लोग रहते कैसे हैं, उनके कल्चर के बारे में। फिर द थीम ऑफ द ट्राइबल फेस्टिवल रहने वाली है कि अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। इसको नोट डाउन करके चलिएगा, जो थीम रहेगी वो है अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट्स, कल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, फिर द 2020 एडिशन ऑफ द फेस्टिवल वॉज कैंसल ड्यू टू पेंडेमिक। 2020 का जो होना था ये ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव, उसको कैंसिल कर दिया था ड्यू टू कोरोना। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल सिल्क फेयर के बारे में, कि 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। किनके द्वारा? स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ठीक है, ये इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर है। ऑलराइट, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जीएस पोर्शन में कि कौन है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, कौन सी कंट्री है? वो है आपकी चाइना। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडियाज इंटरनेशनल सिल्क फेयर, ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया का बिगेस्ट फेयर है, इंडिया का बिगेस्ट सिल्क फेयर। इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया स्मृति ईरानी जी के द्वारा। ठीक है, स्मृति ईरानी जी के द्वारा। एंड अगर मैं बात करूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कौन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल स्मृति ईरानी जी हैं। इन्होंने वर्चुअली एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट सिल्क फेयर, द 8th India International Silk Fair. The 5-day long event was virtually organized by Indian Silk Export Promotion Council, a non-profit organization under the Ministry of Textiles and sponsored by the Department of Commerce. वर्चुअल प्लेटफॉर्म जिस पे ये लॉन्च किया गया वो ये था। इवेंट कब था? 31 जनवरी, तो 31 जनवरी से 4 फरवरी तक। और अगर हम इस सिल्क इन इंडिया के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, मार्क दिस लाइन, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस ऑल 4 वेराइटीज़ ऑफ सिल्क। 4 की चारों वेराइटी इंडिया ही वो कंट्री है जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है सिल्क की चारों वेराइटी। एक है मलबेरी, एरी, सार एंड मूगा। ठीक है, ये 4 वेराइटी इंडिया में ही, ये अकेली इंडिया कंट्री है जहाँ पे चारों वेराइटी सिल्क की प्रोड्यूस किया जाती हैं। इंडिया इज़ द ओनली बिहाइंड चाइना इन सिल्क प्रोडक्शन, जैसा अभी मैंने बोला चाइना नंबर 1 है सिल्क प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर के मामले में। फिर इंडिया सेकंड प्लेस पे आ जाता है। इंडिया हैज़ अराउंड 11 जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स इन सिल्क इंक्लूडिंग पोमोक्लेमी, इकेट, चंद्रपॉल सिल्क,
मैसूर सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, मूगा सिल्क, मतलब ये सारे आपकी जीआई दे दिए, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स हैं इन सिल्क इन प्रोडक्ट के। फिर हमने देख ही लिया कि चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क। ऑलराइट, तो ये था आपका 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर के बारे में। इनॉग्रेट किया गया स्मृति ईरानी जी के द्वारा। इंडिया का ये बिगेस्ट सिल्क फेयर है, और पूरी वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है सिल्क का वो कौन है? वो है चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सेकंड सीसीटीएनएस हैकेथॉन को एंड साइबर चैलेंज को। सीसीटीएनएस क्या है आपका? सीसीटीएनएस है आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ऑलराइट, इसके हैकेथॉन को अभी इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया? एनसीआरबी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। क्या? आपका सीसीटीएनएस का हैकेथॉन। और सीसीटीएनएस क्या है आपका? और ये सेकंड सीसीटीएनएस हैकेथॉन था, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स। ठीक है, ये है आपका सीसीटीएनएस। ऑलराइट, और ये इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया? एनसीआरबी के द्वारा। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इसके बारे में अगर कुछ डिटेल्स पढ़े हम, फिर द सेकेंड क्राइम एंड क्रिमिनल टैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीटीएनएस हैकेथॉन एंड साइबर क्राइम चैलेंज 2020-21 ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वॉज इनॉग्रेटेड। कहां पर? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी। Second CCTNS Hackathon and Cyber Challenge is the continuation of the Hackathon and the Cyber Challenge which was concluded in 2020 में। इसका पहला हुआ था, अब ये सेकंड है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि इसी सेकेंड हैकेथॉन के ड्यूरिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है लोकेट नियर पुलिस स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कि लोकेट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है रिवर्स फॉर्मेट में कि लोकेट नियर पुलिस स्टेशन आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन थी, ये किस इवेंट के ड्यूरिंग आपके लॉन्च की गई थी? तो ये आपके कब? सेकेंड एडिशन ऑफ सीसीटीएनएस हैकेथॉन जो कि है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हैकेथॉन के ड्यूरिंग लॉन्च की गई थी लोकेट नियर पुलिस स्टेशन। ऑलराइट, तो ये है आपका सेकंड सीसीटीएनएस हैकेथॉन एंड साइबर चैलेंज के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे कि MCA 21 का वर्जन 3.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, MCA 21 ये आपका एक क्या है? पोर्टल है। फर्स्ट मिशन मोड ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। आई रिपीट, फर्स्ट मिशन मोड ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ये आपका पोर्टल रहने वाला है MCA 21 वर्जन 3.0। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें कुछ, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज सेट टू लॉन्च द पोर्टल MCA 21 वर्जन 3.0 ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 21-22। द पोर्टल विल बी द फर्स्ट मिशन मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MCA 21 portal is used by the companies for submitting various documents as a part of compliance requirement under the company law. Driven by data analytics, the portal will be equipped with microservices architecture for advanced analytics and emerging digital technologies like artificial intelligence, AI and machine learning. ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है इस पोर्टल का वर्जन 3.0 का? टू स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट एंड ट्रांसफॉर्म कॉर्पोरेट रेगुलेटरी एनवायरमेंट इन इंडिया, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड फैसिलिटेट सीमलेस इंटीग्रेशन एंड डाटा एक्सचेंज अमंग रेगुलेटर्स। ऑलराइट, तो ये आपका क्या? MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च किया जा रहा है अभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पहली ई कैबिनेट इनॉग्रेट की गई है शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा स्टेट बना है इंडिया में टू इंप्लीमेंट और टू इनॉग्रेट फर्स्ट ई कैबिनेट? कौन है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑलराइट, फर्स्ट ई कैबिनेट कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। इनॉग्रेट कहां की गई? शिमला। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके जरूर चलिएगा।
इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ई कैबिनेट एट शिमला. द स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू implement ई कैबिनेट एंड मेक द end-to-end processing of cabinet paperless. The e-cabinet application for the e-cabinet was developed by the Department of Information Technology of Himachal Pradesh. E-cabinet application लाई गई है इनके लिए, and this is the first of its kind electronic platform in India. Around 32 cabinet memos were discussed and processed through this application. The entire process of cabinet, that is from initiation of the cabinet memo, approval of the memo through the concerned secretary, chief secretary, minister and chief minister to the place in cabinet were made through online. अब हम देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो कैबिनेट को भी हमने ई कैबिनेट एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है. ये भी पूछा जा सकता है, ई कैबिनेट जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी किन के द्वारा की गई? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, इनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के द्वारा ई कैबिनेट एप्लीकेशन लॉन्च की गई. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी स्टेट बनी है. याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके पूछे जाने के कि वो कौन सी स्टेट बनी है इंडिया की पहली विद ई कैबिनेट. वो है हिमाचल प्रदेश. चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म टेस्ट बेड कहां बना है. सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा. इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड उड़ीसा में बना है. ठीक है, आई रिपीट, इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहां पे? उड़ीसा में सेटअप किया गया है. इसका पर्पस क्या रहने वाला है? सिर्फ एक पर्पस होगा कि जैसे हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो उन पर रिसर्च करने के लिए पहले हमें एक आइडिया मिल सके, हमें डाटा कलेक्ट कर सकें कि क्या सिचुएशन होती है, कहाँ पे क्या प्रेशर बेल्ट बन रही है, कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, तो एक पूरा डाटा मिल सके क्लाइमेट का एंड उस पर रिसर्च हो सके. इस वजह से ये IMD के द्वारा जो कि है इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये आपका सेटअप किया गया. द IMD जो कि है इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड्स. कहां पर? उड़ीसा में. द टेस्ट बेड विल बी एस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. IMD जो कि है इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च जो कि है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो के साथ. तो जो इसकी इंप्लीमेंटिंग बॉडी है कौन कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड IMD एंड DRDO एंड ISRO इसरो. ये चारों मिलके आपका इस थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड को डेवलप करेंगी. फिर द एडवांसमेंट ऑब्जर्वेशनल सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड इन द नॉर्थ ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड. IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मूर्तिजय मोहपात्रा हैज ऑल्सो announced that the first of its kind monsoon test bed is also being planned near भोपाल. नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा लेह में. आई रिपीट, लेह की पूगा विलेज को ना बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल समझा जा रहा है जियोथर्मल एनर्जी के लिए. तो अभी रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया गया है कि इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा लेह में. एंड जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रहने वाली है वो है आपकी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड हम बात करें, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये कहां पे होने वाला है? लेह में. इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी कौन सी है? वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी वो है ONGC. ठीक है, एंड लेह में भी पूगा विलेज, इसको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल समझा जा रहा है कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है. इसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ें तो कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ले एंड ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी सेंटर हैव साइंड एन MOU टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पूगा विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख. ONGC एनर्जी सेंटर विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट. कि पूगा विलेज में फर्स्ट एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? ONGC. एंड ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाय द टीम ऑफ रिसर्चर्स इन 2018, पूगा विलेज शोड हाई पोटेंशियल फॉर जियोथर्मल एनर्जी. कि यहाँ पे बहुत सारी जियोथर्मल एनर्जी मिल सकती है. पूगा शोज जियोथर्मल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, मड पूल्स,
sulfur and borax deposit. The project will help Ladakh for sustainable development and to attain goal of carbon neutral Ladakh. फिर the list of benefits of the projects are energy from the project will be used for giving round the clock power supplies to neighboring villages. All right. तो फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां पे डेवलप किया जाएगा? लेह लद्दाख में. एंड लेह की कौन सी विलेज में? पूगा विलेज में. एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होने वाली है आपकी? ONGC. चलिए नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनवील किया है एक पोस्टेज स्टैंप ऑन द डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट. गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली पर पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया हमारे पीएम मोदी जी द्वारा. ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन लें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क द डायमंड जुबली ऑफ गुजरात हाई कोर्ट एंड अनवेल्ड द कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 60 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. 60 साल पूरे होने की खुशी में एक डायमंड जुबली सेलिब्रेट की गई गुजरात हाई कोर्ट की. एंड क्या रिलीज किया गया? एक पोस्टेज स्टैंप. ठीक है, एक यादगार पोस्टेज स्टैंप. ठीक है. विक्रम नाथ इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट. द इवेंट वॉज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन 2020 बट वॉज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है, तो किसकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पोस्टेज स्टैंप को, कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप को अनवेल किया गया था. वो किस लिए जो था? वो आपका डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के लिए था गवर्नमेंट गुजरात हाई कोर्ट की. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एवियाटेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड. आई रिपीट, एवियाटेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है क्राउन ग्रुप कंपनीज की. ठीक है, क्राउन ग्रुप की एक कंपनी का नाम है एवियाटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जो कि अब क्या करेगा कि जैसे आपकी ये फाइटर MiG फाइटर जेट्स हैं, इनकी पोस्ट वारंटी सपोर्ट के लिए, मतलब जब इनकी वारंटी ओवर हो जाएगी तो क्या करेगा? रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलके उनकी प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा. मतलब कोई भी दिक्कत आ जाती है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करेगा, उनकी मैकेनिक सर्विस. ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो जो कंपनी का नाम रहने वाला है वो है एवियाटेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड. ये क्या है? ये आपकी एक क्राउन ग्रुप कंपनी है. क्राउन ग्रुप कंपनी है. ऑलराइट, ये किसके साथ मतलब मिलके एग्रीमेंट किया इन्होंने? किसके साथ एग्रीमेंट किया? ये किया आपके साथ RAC-MIG. RAC है आपका रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलके. ठीक है, MiG आपके फाइटर प्लेन्स होते हैं, इनकी सर्विस के लिए आफ्टर वारंटी इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है. ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें कि एवियाटेक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, अ क्राउन ग्रुप कंपनी, एंटर्ड इनटू अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट विद रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन MiG, वेयर AEPL विल बी इन द इन कंट्री ऑथराइज पार्टनर फॉर द RAC-MIG टू प्रोवाइड पोस्ट वारंटी प्रोडक्ट सपोर्ट. मतलब वारंटी खत्म होने के बाद भी हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे. वो ठेका, वो एग्रीमेंट किसको दिया? वो दिया आपका एवियाटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड को. ऑलराइट, फिर जो फाइटर प्लेन्स का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो है ये MiG-29K एंड MiG-29KU-B फाइटर जेट्स को. ऑलराइट, फिर currently Indian Navy has around 40 MiG-29K single seat and MiG-29KU-B double seat aircraft in the fleet. देखिए 40 टोटल MiG हैं आपकी इंडियन नेवी के पास अभी. सिंगल सीट 29K है और 29KU-B आपकी डबल सीट एयरक्राफ्ट उनकी फ्लीट में अभी 40 हैं टोटल. तो इनकी जो सर्विसेज होंगी, मतलब आपकी जैसे आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, वारंटी के बाद ख़राब हो जाता, तो आप किसी एक प्राइवेट उस शॉप ओनर के पास ही ले जाते हैं ना, ताकि वहाँ पे आप उसको दिखा सकें अलग से पेमेंट करके, क्योंकि उसकी वारंटी तो ख़त्म हो गई अब. ऐसे ही आपकी एवियाटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी है, ये क्या करेंगी? आउट ऑफ वारंटी जो प्लेन्स होंगे आपके ये MiG, उनकी सर्विस प्रोवाइड करेगी. कुछ भी खराब हो जाता है तो वो सब ये देखेंगी. इन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ किया? रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन MiG कंपनी के साथ. ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटॉन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए. ऑलराइट, नाम कौन सी कंपनी ने साइन किया है? दो,
वो है आपकी ट्रिटॉन ने एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, इन दोनों ने मिलकर MOU साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स। इनके लिए ट्रिटॉन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने MOU साइन करा है। ऑलराइट, अगर हम इसके बारे में कुछ पढ़ें कि ट्रिटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज साइंड एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू डेवलप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। इनकी पार्टनरशिप के साथ बोथ पार्टीज एम टू क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट दैट विल ट्रांसफॉर्म द इंडियन EV एंड इंडियन इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। जो पर्पस रहने वाला है वो ये है कि टू मैन्युफैक्चर द सब सिस्टम्स एंड बैटरी असेंबलीज फॉर ESS and EV so as to cater the needs of customers in USA, India and other countries. Alright, तो दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनी जिन्होंने साइन किया है MOU वो है ट्रिटॉन एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, तमिलनाडु को अपनी स्टेट का 5th टाइगर रिजर्व मिल गया, वो है श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। क्या नाम है? श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। उनको ये 5th टाइगर रिजर्व है उनका। ठीक है, इससे पहले अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, इसके अलावा जो पहले 4 टाइगर रिजर्व हैं वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कलाकन टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई, सत्यामंगलम और श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये आपका 5th टाइगर रिजर्व है एंड एरिया वाइज ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका तमिलनाडु में। ऑलराइट, तो इसके बारे में अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु एज इट विल बी द 5th टाइगर रिजर्व एंड द लार्जेस्ट एवर टाइगर रिजर्व इन द स्टेट। एज आई सेड कि ये 5वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का एंड उस स्टेट का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। इट इज ऑल्सो इंडियाज 51st टाइगर रिजर्व। SM जो कि श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1 लाख हेक्टर्स एंड एनक्लोजेज लैंड विच फॉल अंडर द मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीविल्लीपुत्तर ग्रिजलैंड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के जो लैंड आती है इनके अंडर आती है वो भी आपके टाइगर रिजर्व में इंक्लूड की गई है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, तो जरूर मार्क करके चलिएगा कि टाइगर रिजर्व, एक तो कि ये 81st टाइगर रिजर्व बना है, 51st टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। दूसरा, ये 5th है तमिलनाडु स्टेट का एंड ये लार्जेस्ट भी है तमिलनाडु स्टेट का। ये 2-3 क्वेश्चन है, मार्क करके जरूर चलिएगा श्रीविल्लीपुत्तर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में। ठीक है, आई रिपीट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2 कंपनीज के बीच में, जो कि एक तो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इन दोनों के बीच में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ फॉर किस चीज के लिए? 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये किस चीज के लिए? आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 1000 करोड़ रुपए के लिए का ये कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, एंड पर्पस क्या था कि ये क्या प्रोक्योर करेंगे उनसे? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज। ऑलराइट, इनके बारे में अगर हम कुछ पढ़ें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल वर्थ 1000 करोड़ न्यू दिल्ली में। ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी 3 साल बाद आएगी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज ऑलरेडी सप्लाइंग SDR नेवल कॉम्बैट एंड SDR एयर इज अंडर यूज इवेल्युएशन ट्रायल। ठीक है, तो मेन चीज क्या बात करी हमने यहाँ पे? आपके सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में, जो कि 3 साल बाद आएगा। 1000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है और किन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में साइन किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये साइन किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास के बारे में। युद्ध अभ्यास आपकी एक जॉइंट एक्सरसाइज रहती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA। इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा, लोकेशन है महाराजा फील्ड रेंज जो कि राजस्थान में है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस टॉपिक से कि
कि इंडिया एंड यूएसए की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युद्ध अभ्यास किन दो कंट्री के बीच में होती है, इंडिया एंड यूएसए। सेकंड, लोकेशन क्या रही, स्टेट पूछा जाए तो राजस्थान, एंड पर्टिकुलर फील्ड रेंज भी पूछा जाए तो याद रखिएगा महाराजा फील्ड रेंज। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स पढ़ें, 16th edition of the annual joint military exercise between India and the United States Yuddh Abhyas 20 was initiated as a part of defense cooperation at the Maharaja Field Firing Range near the India-Pakistan border in Rajasthan। कहाँ पे, राजस्थान याद रखना है। लोकेशन का नाम महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज, युद्ध अभ्यास 20, और ये 16th एडिशन था ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, 12 दिन लंबी ये एक्सरसाइज चली थी। इसमें याद रखिए कि इंडिया की साइड से 11th बटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था, रिप्रेजेंट किया था, एंड यूएस की तरफ से साउथ वेस्टर्न कमांड, वाइल द यूएस आर्मी डेलीगेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग by the troops of 2nd Battalion 3rd Infantry Regiment of 1-2 Striker Brigade Combat Team। इंडिया की तरफ से कौन आया, 11th Battalion of जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, और यूएसए की तरफ से आपके कौन आए, 2nd Battalion 3rd Infantry Regiment of 1-2 Striker Brigade Combat Team। बस एक आइडिया होना चाहिए, ये इतने डीप में क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं आपसे, बट स्टिल आपको एक आइडिया होना चाहिए, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, फिर द यूएस कंटिजेंट वॉज वेलकम। यूएस कंटिजेंट मतलब इनकी जो पूरी ट्रूप्स था, इनकी जो सेना थी, इनकी जो आर्मी, इनकी जो पूरे फौज आई थी, उसको वेलकम किया गया था ब्रिगेडियर मुकेश भानावाला जी के द्वारा, जो कि कमांडर ऑफ द 170 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास राजस्थान में, लोकेशन पूछी जाए तो महाराजा फील्ड फायरिंग रेंज, और यह आपका 16th एडिशन था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एरो इंडिया 2021। एरो इंडिया 2021 ये आपका एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन रहा था। ये आपका बेंगलोर में हुआ था। दो चीज याद रखनी है इसके बारे में कि एरो इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है। ये इसका 13वां एडिशन इंडिया ने कराया था अब, और ये बेंगलोर में हुआ था। ठीक है, आई रिपीट, बेंगलोर में हुआ था। 13वां एडिशन एशिया का लार्जेस्ट ओवरसीज एंड डिफेंस एग्जीबिशन था, और इसका नाम क्या रहा, एरो इंडिया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि IACE। IACE के पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये है क्या। IACE है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, IACE के फुल फॉर्म बता दो। ये है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर हैकाथॉन 2021। ठीक है, अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 वाज इनॉग्रेटेड वर्चुअली बाय नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियाज कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CISRO के द्वारा। ठीक है, इंडिया के नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया के CISRO के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसके अंडर 18 selected applicants consisting of the students and startups of both the nation will work together on innovation ways of boosting circular economy in priority themes। मतलब कोई पहले से ही थीम सेटअप की गई हैं, उसके अंडर 80 एप्लीकेंट सेलेक्ट किए जाएंगे इंडिया से और आपके ऑस्ट्रेलिया से, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, मतलब जो भी अच्छे से प्रिपेयर करके लाएंगे इस चीज़ को, जो भी सेलेक्ट किए जाएंगे उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये करेगा क्या कि ये इनोवेटिव वेज ढूंढेगा कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, ये था आपका IAC। मेन आपको याद रखना है कि IACE ये आपकी फुल फॉर्म रहने वाली है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन 2021 में हुआ था। ऑलराइट, एंड इससे पूछा जा सकता है कि ये इनॉग्रेशन इसमें किसके द्वारा कराया गया था। ये आपको इंडिया से नीति आयोग था एंड ऑस्ट्रेलिया से CSIRO के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑलराइट, एंड CISRO की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, ये CISRO नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट दिस, ये है CSIRO, CIS नहीं है। CSIRO हो गया आपका कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंडिया की है आपकी नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। वर्ल्ड डेवलपमेंट सस्टेनेबल समिट हमारी किन के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? पहली चीज तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इनॉग्रेट की गई थी हमारी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। फिर सेकंड रह सकता है कि ये फ्लैगशिप इवेंट किसका है? ये आपका फ्लैगशिप इवेंट होता है टेरी का, TERI। टेरी है आपका द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है इसके बारे में, इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम रही थी आपकी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ठीक है, ये मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, यही पूछे जाएंगे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। पहले तो इसकी थीम ही देख लेते हैं। थीम रहने वाली है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये आपकी थीम रहेगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये फ्लैगशिप इवेंट किस कंपनी का या किस ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैगशिप इवेंट रहा? ये रहा टेरी का। टेरी होता है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका टेरी होता है। एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आपका फ्लैगशिप इवेंट था टेरी का। ये इनॉग्रेट किन के द्वारा कराई गई? हमारे इंडिया के पीएम के द्वारा, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ें तो द 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 वॉज हेल्ड ऑन द थीम हम देख ही चुके हैं कि रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये 3 डे लंबा इवेंट चला था एंड इसको इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, फिर इट शुड बी नोटेड दैट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज एन एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ टेरी। टेरी का ये आपका फ्लैगशिप इवेंट है एंड टेरी का बताया गया यहाँ पे कि ये इंस्टीट्यूट की गई थी 2001 में, ये स्टार्ट की गई थी। ऑलराइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है आपकी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से एंड यही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे पूछी जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया ने एक टाई अप किया है इसरो के साथ, ताकि एक ऑल्टरनेट हम बना सकें गूगल मैप्स का। हम पूरी इंडिया का एक पूरा लोकेशन, जैसे हम मैप्स में देख सकते हैं कि कहाँ से क्या डाटा जा रहा है, कहाँ से क्या रास्ता जा रहा है, कौन सी लोकेशन पे आप कैसे जा सकते हैं, आप मैप्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही मैप माई इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टाई अप किया इसरो के साथ ताकि एक अलग से गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव बना सकें। ऑलराइट, तो किनका टाई अप है? मैप माई इंडिया का टाई अप रहा किनके साथ? इसरो के साथ। किस लिए? टू मेक और टू डेवलप एन ऑल्टरनेटिव ऑफ गूगल मैप्स। ठीक है, इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल पढ़ें, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड सीई इन्फॉर्म सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय मैप माई इंडिया हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, एंड कंपनी का नाम मैप माई इंडिया का ही एक सिस्टम है, ऑन्ड कंपनी है सीई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जिसके अंडर क्या होगा कि इसरो एंड मैप माई इंडिया विल पार्टनर टू बिल्ड इंडिजीनियस मैपिंग पोर्टल एंड जियोस्पेशियल सर्विसेज विच कुड बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स एंड गूगल अर्थ सर्विसेज। ठीक है, तो मैप माई इंडियाज डिजिटल मैप एंड इसरोज कैटलॉग ऑफ सैटेलाइट इमेजनरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा विल बी यूटिलाइज्ड टू बिल्ड द इंडिजीनियस पोर्टल. The entities will also build a holistic geospatial solution using ISRO's Earth observation data sets like NAVIC, Vedas and MOSDAQ geoportals. The collaboration will provide a detailed, comprehensive, privacy-centric, hyper-local, indigenously mapping solution to Indians. ठीक है, बेसिकली आपको चीज़ क्या याद रखनी है, आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा ये सारी डिटेल्स हो गई आपके लिए हेल्पफुल. ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं वो यही होंगे कि इसरो ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया ताकि एक ऑल्टरनेटिव बना सकें गूगल मैप्स का. तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम बताइए. वो है आपकी मैप माई इंडिया. क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मैप माई इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया आपका गूगल मैप्स का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए. दो क्वेश्चन हो गए.
तीसरा पूछा जाएगा कि इसरो एंड मैप माई इंडिया ने एक टाई अप किया है रिसेंटली किस चीज के लिए, ताकि एक हम गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसका बहुत ज्यादा हाई चांस है क्वेश्चन पूछे जाने का, कि फर्स्ट इंडिया का पहला हाईवे बना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर। ठीक है, जैसे आप इस पिक में देख सकते हैं कि ये तो नीचे हाईवे है, यहां से गाड़ियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ऊपर ही इन हाईवे के एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया है आपका, ताकि यहाँ पे क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो इस रीजन से जो इस रीजन में अपना ट्रैवल कर सके, यहाँ से वो ऐसे जा सकते हैं एंड इधर के एनिमल इधर से आना जाना कर सकते हैं, ताकि उसको बीच में से वो रोड पे ना आए एंड कोई एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस हो सके। ऑलराइट, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर कहा जाता है इनको। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे विल बी द फर्स्ट हाईवे विद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर। ऑलराइट, क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सा एक्सप्रेस वे है जो कि पहला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर बना है, वो है आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम अपने सेकेंड फेज में 100 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है टोटल। ठीक है, ये इसका सेकेंड फेज है, मतलब सेकेंड एडिशन है। रीजन क्या है इस विज्ञान ज्योति प्रोग्राम को लॉन्च करने का, ताकि हम गर्ल्स को एनकरेज कर सकें कि वो अपना साइंस फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड में ज्यादा जाएं। ठीक है, अपना कैरियर बना सकें। ऑलराइट, ये आपका विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है। इसके बारे में अगर हम डिटेल्स पढ़ें, द सेकेंड फेज ऑफ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम हैज बीन कमेंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। The phase will cover 50 more districts in addition to the existing 50 districts across India. प्रोग्राम एंकरेज करेगा गर्ल्स को टू नर्चर देयर इंटरेस्ट इन साइंस एंड बिल्ड अ करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इनमें अपना कैरियर बना सके, उनको आगे पढ़ने का मौका मिल सके। किस फील्ड में? साइंस फील्ड में। तो ये विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है और इसका सेकेंड एडिशन अब लॉन्च किया गया। ऑलराइट, so friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparations for upcoming government exams. You can use the code VIKAS10 to get a straight 10% discount on any purchase you make. All right, so that's all for the day. Take care.